Good afternoon, friends. Let me have start UPSC 2022 11,000 questions with explanation series. Now, आप स्क्रीन पे 6 क्वेश्चन देख रहे हैं. Since independence, many laws have been enacted by the state to give effect to the various DPSP, मतलब directive principle under Part 4 of the Constitution. In the context, consider the following statement. पहला जो आपका स्टेटमेंट दिख रहा है वो Wildlife Protection Act 1972 and gives effect to the Article 43. Second one, Khadi and Village Industry Board, Article 43. And third one, 73 Constitution Amendment Act give effect to Article 40. अब ये जितने भी आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब इनमें से मुझे सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट किस आर्टिकल के साथ मैच करता है. तो पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जो बोला गया है वो है डीपीएसपी से रिलेटेड, पार्ट 4 से रिलेटेड. तो मैं आपको कुछ बता दूं कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 टू 51 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. देखिए, सबसे पहली बात है कि डीपीएसपी जो है वो कौन से कंट्री से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. तो पहले मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी आयरलैंड यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 से लिया गया है. और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ऑलरेडी कॉपी किया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये डीपीएसपी. ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी ये जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है. तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है, जबकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है. दैट मीन्स नॉन इन्फोर्स बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन. अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 36. तो देखिए, आर्टिकल 36 जो है ये डिफाइन करता है डीपीएसपी के नाम को. अब नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 37. आर्टिकल 37 डिफाइन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. अब नेक्स्ट, आर्टिकल 38. आर्टिकल 38 आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 एंड 43A, ये जितने भी आर्टिकल्स आप देख रहे हैं ये सोशलिस्ट के कैटेगरी में आते हैं. डीपीएसपी देखिए, डीपीएसपी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. पहला है सोशलिस्ट, गांधीयन प्रिंसिपल, एंड देन आफ्टर लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल. तो देखिए, सोशलिस्ट में ऑब्वियसली बात है जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो सारे के सारे सोशलिस्ट को कैटेगराइज वाइज दिया गया है. तो पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन में आर्टिकल 38. देखिए, आर्टिकल 38 जो है वो डिफाइन कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल 39 ये डिफाइन कर रहा है इक्वल पे एंड इक्वल वर्थ फॉर इक्वल बर्थ, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल बर्थ. अब नेक्स्ट, आर्टिकल 40 जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल से आता है. तो अभी हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 41. आर्टिकल 41 जो है वो डिफाइन कर रहा है राइट टू वर्क या राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज या सिकनेस या डिसेबिलिटी. तो मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल 41 हुआ. सो आर्टिकल 42 जो है वो डिफाइन कर रहा है सिक्योरिंग ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि जितने भी मैटरनिटी रिलीव्स जो भी आज हमारे इंडस्ट्रीज में प्रोवाइडेड है या अदर किसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोवाइडेड है तो वो डीपीएसपी के आर्टिकल 42 से रिलेटेड है. अब नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं 43. देखिए, 43 जो है आर्टिकल 43 ये बात कर रहा है लिविंग वेज एंड डिसेंट लाइफ. नाउ नेक्स्ट वन, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43B, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इसमें हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आ जाएं जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकें जो कि कंफ्यूजिंग हो. और नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 43A के बारे में. देखिए, आर्टिकल 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. नाउ नेक्स्ट वन, आर्टिकल 47. देखिए, आर्टिकल 47 जो है वो ये कह रहा है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ. ओके, नाउ देखिए, ये सब जितने भी आर्टिकल है वो सोशलिस्ट से रिलेटेड है. अब नेक्स्ट वन, गांधीयन प्रिंसिपल. देखिए, गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो बात कर रहा है आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46 एंड 47 एंड 48. नाउ नेक्स्ट वन, आर्टिकल 40 जो है वो बात कर रही है कि ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत
and functioning of the self government. Okay, now next 43 जो है, ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने एक बात बताया था कि 43 सोशलिस्ट में वो बात कर रही थी लिविंग वेज एंड डिसेंट लाइफ के बारे में, जबकि यहाँ पर आर्टिकल 43 गांधी प्रिंसिपल में ये कह रहा है कि यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा है, यानी कि प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन इंडिविजुअल या कॉपरेशन इन रूरल एरियाज। नाउ नेक्स्ट वन, आर्टिकल 43 बी। देखिए आर्टिकल 43 बी जो है वो डिमांड कर रही है, क्या कर रही है भाई, कंट्रोल इन मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बात ध्यान से देखिएगा, यहां पर आर्टिकल 43 बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मैनेजमेंट की बात कर रही है, जबकि आर्टिकल 43 ए जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। बात को समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 46। देखिए आर्टिकल 46 जो है वो बात कर रही है कि एजुकेशन, इकोनॉमिक या वीकर सेक्शन, यानी कि जितने भी पुअर हैं उनको प्रोवाइड हो सके एजुकेशन या एजुकेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 47। देखिए आर्टिकल 47 जो है वो बात कर रही है पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में, जबकि पब्लिक हेल्थ केयर आर्टिकल 47 आपको सोशलिस्ट में भी दिखेगा एंड गांधीयन प्रिंसिपल में भी दिखेगा। नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल 48 जो है वो बात हो रही है प्रोहिबिट द स्लॉटर्स ऑफ काउ, यानी कि आप काउ का कत्ल नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 48 में गांधीयन प्रिंसिपल में साफ लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम लोग बात करते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल के बारे में। देखिए लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आर्टिकल 44 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 यूनियन सिविल कोड के बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल 45 जो है वो बता रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल, जब तक कि उसका 6 साल ना हो जाए, ठीक है। आर्टिकल 45 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ओके, मैं इसके बारे में बाद में बताता हूं। नाउ नेक्स्ट वन, आर्टिकल 48 जो है वो बता रहा है कि जितने भी एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, आर्टिकल 48 ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न है क्वेश्चन में। नाउ आर्टिकल 48 क्या बता रहा है, वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बता रहा है, जबकि आर्टिकल 48 वो एनवायरमेंट एक्ट के बारे में बता रहा है, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 48A, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, आर्टिकल 49। देखिए आर्टिकल 49 जो है वो प्रोटेक्ट करता है मॉन्यूमेंट, जितने भी हमारे कल्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है आर्टिकल 49। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 50। देखिए आर्टिकल 50 जो है वो बात कर रही है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल 51 जो है वो बात कर रही है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 जो है एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए ये सब जितने भी आर्टिकल्स अभी कंप्लीट हो गए। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर, देखिए मैं डीपीएसपी के बारे में जितना हो सके मैं आपको नॉलेज देना चाह रहा हूँ, ताकि जो भी प्रश्न अगर इन फ्यूचर अगर आए तो आपको ये पता चले कि इस सीरीज में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है, जिसके कारण क्या हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डीपीएसपी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई सा भी आए तो आप उसको इजीली टैकल कर सके। नाउ नेक्स्ट वन, आर्टिकल देखिए 42 यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक आया था 1976 में, उसमें कुछ ऐड हुए थे डीपीएसपी। ओके, ना 3 ऐड हुए थे डीपीएसपी, ध्यान दीजिएगा। पहला था 39A, याद रखिएगा 39 जो बता रहा था सोशलिस्ट में, वो बताया था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, यानी कि इक्वल पेमेंट मिलेगा फॉर इक्वल वर्क। अब नाउ आर्टिकल 39 में कुछ अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एक आया आर्टिकल 39A। ये क्या बता रहा है, फ्री लीगल एड टू पुअर, यानी कि जितने भी गरीब हैं उनको एक फ्री लीगल एड मिल सकता है आर्टिकल 39A के तहत। अब नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल 43A, याद रखिएगा 42 में 3 आए, 39A, 43A एंड 48A। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो है 39A जो है, 39A मैंने आपको बता दिया, फ्री लीगल एड टू पुअर, एंड 43A, देखिए 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया था 39A सोशलिस्ट में। ओके ना, ये सब जो भी ऐड हुए हैं ये कुछ अमेंडमेंट के बाद ही ऐड हुए हैं। ओके, नाउ आर्टिकल 48A, देखिए 48 जो कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड था। अब यहां पर आर्टिकल 48A जो आया वो है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट,
से रिलेटेड है। सो यहाँ पर जो पहला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट जो है वो एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर आर्टिकल 48 से ए से रिलेटेड, ये तो कंफर्म हो गया। अब नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा, देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर 38 आर्टिकल 38 पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर इंसर्ट किया गया सेक्शन 2 में, टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज इन इनकम, तो इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी ये एलिमेंट को एलिमिनेट किया गया है। याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी जो एलिमिनेट हुआ है वो आर्टिकल मतलब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से ही हुआ है। तो ये सब कुछ आर्टिकल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बारे में। तो देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है वो बात कर रहा है, चेंज कर रही है, मतलब चेंज इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन को वो फंडामेंटल राइट्स बना रही है फॉर अंडर आर्टिकल 21A। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, 2009 में इसको एलिमेंट्री एजुकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है फंडामेंटल राइट, जो कि 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए जरूरत है, और वो गवर्नमेंट जो है वो फ्री लीगल एड्स के तौर पे दे सकती है। नाउ नेक्स्ट, ये एलिमेंट्री एजुकेशन का हो गया। अब नाउ नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस द मैनी लॉ हैव बीन इनेक्टेड बाय द स्टेट, ओके, डीपीएसपी से रिलेटेड है स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अभी भी मैंने बताया था एनवायरनमेंट जो है वो आर्टिकल 48A से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आर्टिकल 43 बिल्कुल गलत है। नाउ खादी विलेज इंडस्ट्री, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था सीआई कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये आर्टिकल 43 से रिलेटेड है, ओके। नाउ 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, देखिए ये पंचायत से रिलेटेड है, यानी कि विलेज पंचायत, गांधीयन प्रिंसिपल, आर्टिकल 40 से रिलेटेड है। सो वेल, यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट 2 and 3 आर बी द करेक्ट। सो यहाँ पर 2 and 3 जो है वो स्टेटमेंट सी दिखा रहा है। सो वेल, यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे स्क्रीन में। नाउ 7th क्वेश्चन जो है वो दरबार हाउस से रिलेटेड है। देखिए दरबार हाउस, देखिए दरबार मूव जो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर से इंडिकेट है, क्योंकि ये कैपिटल शिफ्ट होता है वहाँ पर, बायएनुअल शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल होता है जम्मू कश्मीर में, जैसे समर कैपिटल होता है श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल होता है जम्मू। ओके, नाउ ये तो बहुत इजी सवाल था। नाउ नेक्स्ट वन, सो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पहला है स्टेटमेंट है, मिनिस्टर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। सेकंड, मिनिस्टर ऑफ मेंबर ministers are member of the both the legislative and executive, and third one, the minister is a leader of the council of CM, यानी कि council of minister। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों स्टेटमेंट जानने से पहले पहले एक बात जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहला स्टेटमेंट वाइज बता दूं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहला जो स्टेटमेंट होता है, पहले देखिए पहला उसका पॉइंट होता है, एक होता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है पीएम। ओके, नाउ सेकंड, मेजॉरिटी पार्टी ऑफ रूल। थर्ड स्टेटमेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ वन हो गया पॉलिटिकल होमोजेनिटी। देखिए पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो सिंगल पार्टी का होगा। अब नाउ डबल मेंबरशिप, देखिए डबल मेंबरशिप जो इसका पांचवा पॉइंट है वो है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप क्या होता है, मिनिस्टर्स यानी कि बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे 7th पॉइंट, ओके, लीडरशिप ऑफ पीएम, एंड 8th पॉइंट डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा यानी कि लोअर हाउस जो है वो पीएम एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ भाई मुझे लोकसभा डिसॉल्व करना है, तो पीएम जो है वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा लोकसभा। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम लोग बात करते हैं सिक्रेसी। देखिए सिक्रेसी का जो भी हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट ओथ के प्रोसीजर को करवाते हैं। नाउ ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अब इससे आप स्टेटमेंट वाइज देख लो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है मेरे स्टेट मतलब मैंने जो अभी आपको इसके बारे में बताया पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसमें आते हैं। तो नाउ इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट अब हम लोग सवाल के बारे में देख रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विद द रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी ऑन एफआर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है
कि व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड सेकंड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सस्पेंडिंग enforcement of any FR requires पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो देखिए पहले आपको बता दूं कि नेशनल इमरजेंसी जो होता है वो आर्टिकल 352 में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आर्टिकल 352 में तो नेशनल इमरजेंसी दिया हुआ है, बट यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 जो बोला जा रहा है, नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम इन आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा जब नेशनल इमरजेंसी लगता है ना। तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑलरेडी सस्पेंड है। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ दो आर्टिकल, आर्टिकल 20 एंड 21 को ही नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि वही दोनों से आर्टिकल रहेंगे इन नेशनल इमरजेंसी में। अब नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है, सेकंड स्टेटमेंट में है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यहाँ पर है सस्पेंडिंग कर देगा। ओके, नेशनल इमरजेंसी अगर लगता है, ओके, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हो जाए, ठीक है, सस्पेंड कर सकता है कितने भी आपके जितने भी एफआरस हैं उसको बाय द अप्रूवल ऑफ द बाय द रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो होती है ना वो दो आर्टिकल पे डिपेंड है। देखो आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। देखिए सस्पेंशन ऑफ 19 जो कि एफआरए फंडामेंटल राइट्स है, वो तब सस्पेंशन हो सकती है जब एक्सटर्नल एग्रीगेशन वार हो, या बट याद रखिएगा नॉट ऑफ द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन। ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर एक्सटर्नल वार हो, तो फिर यहाँ पर जो बात कहा गया है कि नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन, अगर उसके द्वारा अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि आर्टिकल 358 के तहत सिर्फ सस्पेंशन होगा आर्टिकल 19। बट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 359, देखिए आर्टिकल 359 जो है ना वो ध्यान से देखने की बात है कि आर्टिकल 359 में जो भी सस्पेंशन ऑर्डर जो होता है वो एक्सेप्ट 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी सब आप एफआर को ये कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर तीनों के तीनों एग्रेशन आते हैं, जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन प्लस वार एंड आर्म रेबेलियन, ये तीनों के तीनों जब तक होंगे तब यहाँ पर सिर्फ 20 एंड 21 को छोड़ के बाकी सब एफआर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जब बात होती है पार्लियामेंट अप्रूवल के बारे में नेशनल इमरजेंसी को लेकर, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि स्टेट इमरजेंसी में 2 मंथ का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है, जबकि स्टेट इमरजेंसी में 2 मंथ का ड्यूरेशन दिया जाता है, जबकि यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ का रहता है। देखिए नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ का मतलब क्या होता है बता दूं कि जैसे अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी होना है, इशू पास कर दिया, तो वहां पर पार्लियामेंट के पास 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना बहुत जरूरी है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि स्टेट इमरजेंसी का लेक्चर मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है जो कि यूपीएससी 2022 11,000 प्लस एक्सप्लेनेशन का पहला जो सीरीज था उसमें मैंने लेक्चर भी दिया हुआ है। नाउ सेकंड, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके आंसर के बारे में। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आंसर होगा ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हु इज द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए पहले बात है ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ के जितने भी मेंबर्स हैं वो करीबन 7 थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जिसमें पहला था ए के अय्यर, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, एन गोस्वामी, मोहम्मद सलाउद्दीन एंड बी एन मित्तर एंड डी पी खैतान। तो आपको मैं बता दूं कि इनमें से आप आराम से इजी एलिमिनेट कर सकते हैं बी एन राव, ठीक है। तो बी एन राव यहाँ पर नहीं होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर है, ठीक है। सो वेल अभी 5 क्वेश्चंस आपको मैंने अभी बताया ना। नेक्स्ट जब लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, तो वेल आपको अगर ये अच्छा लगा, जितने भी मेरे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और हो सके तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ये जितने भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस हैं बहुत लोगों तक पहुंचे, ताकि अदर जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी आ रहे हैं तो वो अचीव कर सकें, क्वेश्चंस को डील कर सकें। नाउ लेट्स